हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RKSMB SA2 यानी कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। आपका जो द्वितीय योगात्मक आकलन होने वाला है 6 और 7 फरवरी को। तो 6 फरवरी को तो आपके हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा और 7 फरवरी को आपके गणित का पेपर होगा। तो क्लास 8th का जो ये मैथ्स का पेपर आपके इस प्रकार से आने वाला है, पूरा हूबहू आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अगर इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो आपका जो 7 तारीख का जो मैथ्स का पेपर होगा उसमें आप जो 30 में से 30 प्रश्न आप जो सही करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इसकी PDF मैं आपको ऐप पे डाल दूंगा, ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसकी PDF आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 के आपके जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो उसका जो सॉल्यूशन है, सभी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इन प्रश्नों से आपकी जो हूबहू प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्नों के जो उत्तर है आपको ये संख्या जो आपको चेंज कर जाएगी, बाकी प्रश्नों का जो लेवल है वो बिल्कुल इसी प्रकार का आने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है 30 नंबर का आपका पेपर आएगा, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर होगा और इन प्रश्नों के उत्तर आपको OCR शीट में देने हैं। एक अलग से आपको पेपर दिया जाएगा OCR शीट, उसमें आपको जो क्वेश्चन सही है उसका, जैसे आपने प्रथम योगात्मक आकलन में किया वैसे इसमें भी आपको करना है। OCR शीट में आपको सही प्रश्न का उत्तर टिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखना है। पहला प्रश्न आपके स्थानीय मान का पूछा गया है। अब आपके स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। जैसे इसमें आपसे पूछा गया है कि संख्या है आपके 87,245, इसमें अंक 7 का स्थानीय मान कितना है। तो इसमें अंक 7 का आपको स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है, जिस भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उसको लिखो। जैसे 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 7 को लिखा, फिर 7 के बाद में कितने अंक हैं, 2, 4, 5, इसमें टोटल 3 अंक हैं, तो इसके 3 जीरो लगा दो। बस 7 का स्थानीय मान इसमें कितना आ जाएगा, आपके 7,000 आ जाएगा। और 7,000 आपके ऑप्शन ब में दे रखा है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रश्न में ये 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 4 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 4 लिखेंगे और 4 के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, तो आपको 1 जीरो लगा देना है। ऐसे ही आपको इसमें 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 लिख के 8 के बाद में कितने अंक है, 4 अंक है, तो इसी के 4 जीरो लगा देने हैं। तो बस इसके ये स्थानीय मान आ जाएगा, 8 का स्थानीय मान 80,000 आएगा। तो इस प्रकार से आपको जो ये स्थानीय मान ज्ञात कर लेना। कोई सा भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो उसका स्थानीय मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी, जैसे 1023, इसमें आपको 0 का स्थानीय मान पूछे तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 लिख के इसके बाद में आप 2 जीरो और लगाएंगे तो 3 जीरो आपके ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। 3 जीरो का मतलब भी वो 1 जीरो ही है, तो इसका उत्तर आपके 0 ही होता है। तो 0 कहीं पे भी आए इसका स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। तो ये आपके स्थानीय मान ज्ञात करने का पूछ सकते हैं, या फिर आपसे जो कोई 2 अंकों का स्थानीय मान का योग पूछा जा सकता है। जैसे एक संख्या है अपने पास में 1, 2, 3, 2 और ये 5, इसमें आपके 2 के स्थानीय मान का योग पूछे, 2 के स्थानीय मान का योग, तो इसमें आपकी इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 लिख के आपके 3 जीरो लगाने, 1, 2 और 3, और इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 लिख के 1 जीरो लगाना है, फिर इसका जोड़ करना है, तो आपके यहाँ उत्तर हो जाएगा 2020। ऐसा भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि 2 अंक एक समान देखिए उनके स्थानीय मान का योग पूछ सकते हैं या फिर इनका अंतर पूछ सकते हैं। योग पूछे तो जोड़ कर लेनी, अंतर पूछे तो घटा लेना है। अंतर पूछे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 1980। जैसा पूछे वैसा क्वेश्चन आपको इसमें कर लेना है। और गुणनफल पूछे तो फिर आपको इनको गुणा कर देना है। ठीक है, जैसा प्रश्न पूछे वैसा फिर आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो गुणनफल पूछे इसका उत्तर आ जाएगा आपके 40,000। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें आपको पूछा गया कि कौन सी परिमेय नहीं है, यानी कि वो अपरिमेय है, मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है वो बताना है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो परिभाषा है। और इसमें आपके ये जो P और Q है ये क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं, याद रखना है, ये पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर एक शर्त और याद रखनी है कि ये बट्टे में जो आगे नीचे Q आ रहा है इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी संख्या के बट्टे में 0 है इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है।
जैसे ये 0 है तो 0 को तो हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये बट्टे में 1 है तो 1 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपकी परिमेय संख्या है, 0 तो परिमेय संख्या है। 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 p/q के रूप में है। और 1/0, ये जो 1/0 है उसमें p का मान तो 1 है, लेकिन q का मान क्या है, 0 है। और हमारी परिभाषा ये है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अपना जो उत्तर है वो ऑप्शन द हो जाएगा, 1/0। 1/0 ये अपरिभाषित होता है, इसका मतलब इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, इसको हम हल नहीं कर सकते हैं 1/0 को, तो ये अनिर्धारित रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भिन्न दे रखी आपको 9 सही 3/4, इसका आपको दशमलव रूप में बताना है। तो देखो 9 के बाद में ये जो दे रखा है इसका आपको दशमलव भिन्न बतानी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये अगर ऊपर संख्या छोटी और नीचे संख्या बड़ी हो तो इसको हम डायरेक्ट दशमलव में बदल सकते हैं। ये 9 के तो 9 ही आएंगे, हम इस 3/4 को दशमलव में बदलेंगे तो 9 तो वैसे वैसे आ जाएगा, ठीक है। ये 9 पॉइंट तो वैसे वैसे आएगा, इसको हम पॉइंट में बदल देते हैं। तो पॉइंट में बदलेंगे तो 3 में भाग देंगे हम 4 का, 3 में 4 का भाग नहीं जाता तो हम लगाएंगे यहाँ पे 0 और इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। 4 का भाग जाएगा 30 में, 7 बार 4 और 7 28, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 0 20 हो जाएगा। फिर 4 और 5 20 हो जाएगा। मतलब इसका भाग कितनी बार गया, 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75 होता है। तो 0.75 जिसके भी आ रहा है उत्तर वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो 9.75 किस में दे रखा है, तो 9.75 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी आपके इसमें नहीं दे रखा है। तो आप इसको भाग करेंगे तो भी इसका उत्तर आपके मिल जाएगा। आपसे मैं प्रश्न एक पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा। आपको बताना है 5 सही 1/4, इसका आपको दशमलव रूप कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिसका योग -3 आए। जिनको जोड़ने पे -3 आ जाए ऐसा आपको बताना है। तो देखो जोड़ने से पहले आपको कुछ नियम याद होने चाहिए कि अगर दोनों संख्याओं के प्लस के हैं तो उनको हम जोड़ करेंगे, दोनों संख्याओं के माइनस हैं तो भी हम क्या करेंगे, उनकी जोड़ करेंगे। एक माइनस का और एक प्लस का तो हम इनको घटाएंगे, या एक प्लस का और दूसरा माइनस का तो भी हम उनको घटाएंगे। ये याद रख लेना, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों प्लस के दोनों माइनस के तो जोड़ेंगे हम हमेशा, और अलग अलग निशान है, एक प्लस एक माइनस, तो इनको हम घटाएंगे। फिर बात आएगी निशान की, तो जो इन दोनों में बड़ा अंक होगा, जो संख्या में जो बड़ा अंक होगा उसका निशान लिखा जाएगा। जैसे -3 और +4, एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम इस 4 में से 3 को घटा लेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब निशान कैसा आएगा, जो 4 और 3 में से जो बड़ा है उसका निशान आएगा। तो 4 बड़े हैं प्लस के, तो ये भी उत्तर प्लस का आएगा। इसका उल्टा देखते हैं, ये -3 और +2, इनको एक माइनस एक प्लस, तो इनको हम घटाएंगे। तो 3 में से हम 2 को घटा लेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 माइनस का है, तो इसका भी उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं -3 और -2, दोनों माइनस माइनस के, तो दोनों माइनस माइनस के जोड़ेंगे। 3 और 2 कितने हो गए, 5, और इनमें बड़ा कौन है, 3, वो माइनस का है, तो उत्तर भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। दोनों जब माइनस के होंगे तो उत्तर हमेशा माइनस का ही आएगा, दोनों जब प्लस के होंगे तो उत्तर हमेशा प्लस का ही आएगा। तो इनको जोड़ने पर -3 आना चाहिए। तो देखो इनको जोड़ लेते हैं, ये है आपके +1 और -2, तो -2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस, तो ये घटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, निशान इसमें माइनस का आएगा क्योंकि 2 बड़े हैं, तो माइनस का 1 उत्तर आ रहा है इसका, तो इसका तो आ रहा -1। यहाँ पे भी इनको हम जोड़ लेते हैं, -1 और +2, 1 माइनस 1 प्लस जुड़ेगा, 2 में से 1 को घटाया तो 1 आएगा। इसमें बड़े कौन है, 2 हैं प्लस के, तो उत्तर प्लस का ही आएगा, तो इसका उत्तर तो +1 आ रहा है। ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, जैसे ये जुड़े वैसे ये भी जुड़ जाएंगे। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, दोनों माइनस के, तो उत्तर भी माइनस में आएगा, तो इसकी जोड़ कितनी आएगी, -5। फिर -4 और 1, -4 और 1 माइनस और 1 प्लस से, तो इनको हम क्या करेंगे, ये -4 है और प्लस का 1, 1 माइनस 1 प्लस तो घटेगा, ये 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। अब माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर भी हमारा माइनस में आएगा, तो -3 केला इसका ऑप्शन नंबर 4 से आ जाएगा। तो इसका उत्तर योग हमें -3 चाहिए, तो -3 आपके ऑप्शन द में मिल रहा है। ऐसे आपको प्रश्नों के उत्तर निकालने ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
एक केक का ज्योति को 5/8 भाग और राजू को 2/8 भाग मिला, तो बताइए केक का कितना भाग शेष बचा। ठीक है, अब इसको आप अपने दिमाग से करेंगे तो भी कर लेंगे कि टोटल 8 भाग थे, जिसमें से 5 भाग तो ज्योति को मिल गए। टोटल एक केक के 8 भाग किए। ठीक है, ये 4 भाग और इनके 6 और ये 8 भाग, तो इनमें से 5 भाग तो मिल गए। 5 भाग किसको मिले? ज्योति को। तो 1 2 3 4 5 ये भाग तो मिल गए ज्योति को। ये भाग किसको मिले? ज्योति को मिल गए। और इसमें से इसका जो 2 भाग है, 8 में से 2 भाग, वो किसको मिला? राजू को। तो ये 2 भाग हमने दे दिए राजू को। अब बताओ कितना भाग शेष बच रहा है? 8 में से कितना भाग बच रहा है? यहाँ एक ही भाग बच रहा है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर 1/8 आपके ऑप्शन स में दे रखा है। ठीक है, एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि इन दोनों को जोड़ो और इसको 1 में से घटा लो। इन दोनों को जोड़ेंगे 5/8 को और 2/8 को, तो ये होगा 7/8। क्योंकि नीचे संख्या सेम है तो इनको हम जोड़ेंगे, तो ये 5/8 और 2/8 इनको जोड़ेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? इनका लघुत्तम 8 आएगा। एलसीएम 8 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। जब नीचे संख्या सेम हुई है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हम जोड़ में लिख सकते हैं। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? ये 7/8 हो जाएगा। यानी कि 8 में से 7 भाग तो दे दिए। अब बचेगा कितना? एक ही बचेगा, तो 1/8 इसका उत्तर हो जाएगा। ये 1/8 कैसे है? तो इसको हम 1 में से इस 7/8 को घटाएंगे। बट्टे में कुछ नहीं तो एक लघुत्तम लेंगे इसके, तो कितना आ जाएगा? इसका लघुत्तम आएगा 8। 1 का भाग देंगे 8 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 8, माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा, 1 को 7 से करेंगे तो 7 आएगा। तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 और बट्टे में आएगा 8। अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, सभी के उत्तर 1/8 ही आने वाला है। तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। देखो एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको कि जैसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि तारिक ने, ठीक है, तारिक ने अपनी किताब का, ठीक है, अपनी किताब का जो 2/8 भाग 2/8 भाग सोमवार को पढ़ा, ठीक है, और 3/8 भाग मंगलवार को पढ़ा, ठीक है, और इसमें से 1/8 भाग बुधवार को पढ़ा। तो अब आपको बताना है कि अब उस किताब का कितना भाग तारीख को पढ़ना शेष है। ठीक है, जैसे 2/8 भाग तो उसने सोमवार को पढ़ा एक किताब का, और 3/8 भाग मंगलवार को पढ़ा, और 1/8 भाग उसने बुधवार को पढ़ा। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि तारीख को अब की जो किताब है वो कितने भाग शेष बची है। कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प 40% भाग छायांकित है। 40% को पहले हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। जैसे 40% है तो 40% को हम बट्टे में बदलेंगे, तो ये 40/100 हो जाएगा। अब हम 40 को बट्टे में बदलेंगे, ये इसका 0 से इसका 0 कट जाएगा, तो ये 4/10। इसको 2 के बार से काट देंगे, 4 कटेगा आपके 2 बार और 10 कटेगा 5 बार। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 40% का मतलब कितना हुआ? 2/5। 2/5 यानी कि 5 में से 2 नंबर, 10 में से 4 नंबर। तो 5 में से 2 आपको इसमें छाया बतानी है। 5 भाग हो और उसमें से 2 भाग में छाया कर रखी हो। तो 5 भाग कौन से? इसमें से सभी के 5 ही भाग है। इसमें से 2 भाग छाया कर रखी हो, इसमें 3 भाग कर रखे, इसमें 4 भाग कर रखे, इसमें 2 कर रखे, इसमें 1 कर रखा। तो अपने 2 भाग वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 में छाया चाहिए, तो ये आपके 40% के बराबर है। आ गया होगा समझ में। तो आप ये 40% को हैं तो आप जो 25% का बता देना। देखिए, ठीक है, 25% का, ये 20% का बताना, 40% का नहीं, 20% का। 20% का इसमें से कौन सा उत्तर सही है? ये अ वाला सही है, ब वाला सही है, स वाला सही है या द वाला सही है? इसमें से 20% वाला उत्तर कौन सा है? इसको आप भिन्न में बदलेंगे, फिर उसको बदल देखना कि 5 में से कितना भाग उसके ऊपर आ रहा है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर है? तो आपको पूरक कोण की परिभाषा याद होनी चाहिए। पूरक कोण का मतलब ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पे योग कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। तो ऐसे 2 कोण जिनकी योग
90 डिग्री हो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। अब पूरक कोण में दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे तो वो आपके 20 और 70 हो सकते हैं, या 30 और 60 हो सकते हैं, या 40 और 50 हो सकते हैं, या 50 और 40 हो सकते हैं, या दोनों सेम भी हो सकते हैं, 45 और 45। तो इसका ये पूछा गया प्रश्न कि कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। तो ये 20 का पूरक कोण 70 डिग्री है, 20 का पूरक कोण 70 है, 30 का 60 है, 40 का 50 है, तो 45 का कितना होगा, 45 होगा। तो 90 में से इसको हम घटा लेंगे 45 को, तो 45 उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर आपकी कितना आएगा, 45 डिग्री। ऐसा पूरक की जगह पे अगर आपको समपूरक पूछे, तो समपूरक का भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके समपूरक वाला आ जाए तो समपूरक में इनकी दो कोणों की जोड़ वो 180 डिग्री के बराबर होती हैं। दो कोणों को जोड़ने पे इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती हैं। तो फिर वो 180 डिग्री कब आएंगे, जैसे एक मान लो 120 डिग्री तो दूसरा 60 का हो सकता है, एक 130 डिग्री तो दूसरा 50 का हो सकता है, एक 140 का है तो दूसरा 40 का हो सकता है, एक मान लो 90 का है तो दूसरा 90 का। कुल मिला के दोनों को जोड़ने पे 180 आने चाहिए। तो अगर ऐसा प्रश्न पूरक की जगह पे समपूरक का पूछ ले कि ऐसा कौन सा कोण है जो अपने समपूरक कोण के बराबर है, तो फिर आपको उत्तर बताना है 90 डिग्री। देखो पूरक में कम आते हैं और समपूरक में ज़्यादा आते हैं। पूरक में अक्षर भी कम है तो 90 डिग्री, और समपूरक में अक्षर ज़्यादा है तो 180 डिग्री याद रखना है। तो मैं आपको दो प्रश्न पूछता हूँ। एक तो आपको 30 डिग्री का पूरक कोण बताना है। 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है। 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए आपको 90 में से 30 को घटाना है। इसी प्रकार से आपको 80 डिग्री का समपूरक कोण बताना है। 80 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है तो दो कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। एक कोण ये 80 डिग्री का है तो दूसरा कोण आपको ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको 180 में से इस 80 को घटा देना है, आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके बताना। और पिछले मैंने जितने भी प्रश्न पूछे थे पिछले वीडियो में, उन सभी प्रश्नों के उत्तर दो स्टूडेंट ने बहुत ही शानदार दिए। एक तो सीमा दादीच ने, ठीक है, और दूसरा है दूसरा विद्यार्थी है अपना अलवर से हैं तारिक खान। बहुत ही शानदार उत्तर देते हैं दोनों विद्यार्थी। आप भी कोशिश करें अपना जो उत्तर है वो हर वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका दिया करें। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से शीर्षाभिमुख कोण बताना है। दी गई आकृति में शीर्षाभिमुख कोण बताना है। तो पहले तो हम शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे दो लाइनें जब एक दूसरे को काटती हैं, तो इनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये ए और ये बी, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये सी और डी, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इनकी दो कोण जिनका शीर्ष जुड़ा हुआ उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये भी एक शीर्षाभिमुख कोण है और ये वाला भी एक शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे इसमें 1 और 3 शीर्षाभिमुख है, इसमें 4 और 2 शीर्षाभिमुख हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसमें से बताना है कि कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 1 का सामने कोण है, कोण 3 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 का पूछे तो फिर हम 4 कर देंगे, और कोण 5 का पूछे तो 7 हो जाएगा, कोण 8 का पूछे तो 6 हो जाएगा। ऐसे जिसके सामने वाला जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और दो लाइनें अगर ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये भी याद रखना है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये कोण 1 का मान आपको दे रखा है ये 60 डिग्री, तो कोण 3 का मान भी कितना होगा, 60 होगा। कोण 4 अगर 120 है तो ये कोण 2 का मान भी 120 डिग्री ही होगा, और टोटल कोण 360 डिग्री एक बिंदु के चारों ओर बनता है। अगर आपको एक लाइन के ऊपर एक कोण दे दे, जैसे ये कोण दे दे, मान लो कि ये वाला कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री और ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो ये एक सरल रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए हम 180 में से इस 60 को घटा लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे 120 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 120 डिग्री। तो आपसे अगर ये कोण देखिए, कोण 1 का मान देके कोण 4 का मान पूछ ले, जैसे ये 50 डिग्री और आपसे पूछे कि कोण 4 का मान कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये 180 में से 50 को घटा लेंगे तो ये 130 डिग्री आ जाएगा। तो कोण 4 का मान कितना आएगा, 130 डिग्री। अब इसके बाकी के कोण भी हम ज्ञात कर लेंगे। कोण 2 का मान भी कितना होगा, 130 डिग्री, क्योंकि ये जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण वो बराबर होते हैं।
और कोण 1 और तो कोण 3 भी बराबर, ये भी 50 हो जाएगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं वो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, दिए गए चित्र के आधार पर कोण 1 के कितने समपूरक युग्म बन रहे हैं। समपूरक का मतलब होता है जिनका जोड़ने पे कितना आ जाए 180 डिग्री। तो कोण 1 में इसके कितने समपूरक कोण, इसको कितने में जोड़ने पे 180 डिग्री बन रहा है। तो एक तो कोण 1 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो ये सीधी लाइन बन रही है, तो ये एक, तो ये एक सीधी लाइन ये रही। तो एक तो आपके ये 1 और कोण 4 का, ये इनको जोड़ने पे 180 डिग्री बनेगा, तो एक तो युग्म ये बन रहा है। दूसरा ये वाला कोण 1 और 2, कोण 1 और 2, तो कोण 1 और कोण 2 इनको जोड़ेंगे तो भी आपके कितने बन रहे 180 डिग्री ही बन रहे। तो कितने युग्म हुए, 2 युग्म हो गए। इसका उत्तर कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना इन अंकों से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। बहुत ही आसान है, 6 अंकों की बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ा अंक पहले लिखेंगे। बड़ी संख्या में बड़ा अंक पहले लिखा जाता है। तो बड़ा अंक 6, 7, 5, 0, 2, 8, इसमें बड़ा कौन हुआ, 8 सबसे बड़ा है। 8 के बाद में 7 आएगा, 7 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 0। सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा बाद में लिखा जाएगा। इसमें से सबसे बड़ा अंक 8 है, तो ये 87, 65, 20 इसके उत्तर होंगे। तो ये तो 80 है, ये 82 है, ये 87, 65, ये 0, 2 है, क्योंकि इन्होंने 0 पहले लिख लिया तो फिर ये इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर होगा 87, 65, 20 आपके ऑप्शन द में दे रखा है। कई सारे विद्यार्थी इसका उत्तर ये भी कर सकते हैं जो कि गलत है, लास्ट के उत्तर भी हमें देखना है, लास्ट के अंकों को भी। शुरू के अंक मिल रहे हैं लेकिन लास्ट के अंक नहीं मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा 87, 65, 20 ऑप्शन द में। इसी से आपसे पूछे कि सबसे छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो आपको पहले लिखना है इसको छोटा अंक 0, 2, 5, 6, 7 और 8। लेकिन 0 पहले होने का कोई मतलब नहीं, ये फिर 5 अंकों की संख्या बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इस 0 को दूसरे नंबर पे ले जाएंगे, तो ये 2 और 5 के बीच में आ जाएगा 0। फिर बाकी सेम टू सेम वैसे वैसे लिखेंगे। तो ये 20, 56, 78 इसका सबसे छोटी अंक, 6 अंकों की सबसे छोटी अंक की संख्या बनेगी। ऐसा क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इससे बनने वाले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको इसका योग ज्ञात करना है। 87, 65, 20 और 20, 56, 78 का योग भी ज्ञात करना पड़ सकता है। या फिर आपको इनका अंतर भी पूछ सकते हैं। तो योग में तो इनको जोड़ करनी है, अंतर में इनको घटा लेना है। बस ये काम आपको करना है। जैसे आपसे पूछे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होता है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/9 से छोटा है। तो 3/9 से छोटा कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे 3/9 को पॉइंट में बदल देंगे, दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलेंगे तो हम भाग देंगे 3 में 9 का, 3 में 9 का भाग दे देंगे। तो 9 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 30 में जाएगा तो पॉइंट लगेगा। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बचेंगे वापस 30 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर जो है वो 0.33 आ रहा है। अब 0.33 से जिसका भी उत्तर छोटा होगा वही अपना उत्तर होगा। तो देखो जैसे 1/2 है, तो 1/2 में यानी कि 1 में 2 का भाग देना है। 2 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे और 10 हो जाएगा। तो 5 बार भाग जाएगा, ठीक है, तो ये 10 हो जाएंगे। तो ये 0.3 है और 0.5 है, तो ये तो इससे बड़ा है, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। 1/4, तो 1 में भाग देंगे 4 का, पॉइंट लगाएंगे और ये 0 लगा देंगे, भाग नहीं जाएगा। तो 10 में 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएंगे। 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, फिर एक 0 और लगेगा तो 20 हो जाएंगे। 20 में 4 का भाग 5 बार जाएगा, ये 0.25 है और ये 0.33 है। तो इससे ये वाला अंक देखो छोटा है, तो अपना उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन ब। इस प्रकार से आपको छोटा बड़ा, ये छोटा पूछा है आपको बड़ा पूछ ले तो भी इसी प्रकार से आपको पॉइंट में बदल के इनके उत्तर देख लेना है और उसके उत्तर आपको अच्छे से निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दशमलव संख्या में 7 का स्थानीय मान बताना है। देखो पॉइंट से अगर पहले स्थानीय मान है तो आपको क्या करना है, जिस भी स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे तो उसको उससे गुणा कर देना है, और दशमलव के बाद में है तो फिर आपको भाग देना है। जैसे आपसे संख्या पूछे 1, 2, 3.45, तो ये तो इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। इस पॉइंट के बाद में
इधर चलते हैं और पॉइंट के बाद में इधर चलते हैं। तो ये तो आपके दशांश हैं। जब भी पॉइंट के पहला नंबर होगा उसमें 10 का भाग देंगे। तो इसका 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 4 में 10 का भाग देंगे। 5 का स्थानीय मान दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसको हम कहते हैं दशांश, इसको कहते हैं शतांश, इसको कहा जाता है शतांश। तो इसमें हम 5 में फिर 100 का भाग देंगे। दूसरे नंबर पे है तो 100 का भाग देंगे। और 10 के बाद में कोई तीसरे नंबर पे है तो फिर उसमें हम 1000 का भाग देंगे। ये दशांश है, ये शतांश है, ये सहस्त्रांश है। 10 का, 100 का और फिर 1000 का भाग दिया जाता है। तो फिर ये ये पहले नंबर पे है 10 के बाद में, तो हम क्या करेंगे 7 में 10 का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 7/10, आपके ऑप्शन द में दे रखा है। अगर ये 2 का स्थानीय मान पूछते हैं तो 2 बटा फिर आपके दूसरे नंबर पे, तो फिर इसमें 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो 2/100 इसका उत्तर होगा। इसमें अगर 5 का स्थानीय मान पूछे तो फिर वो तो 5 के लिए तो पॉइंट से पहले 5 के बाद में 1 अंक के पॉइंट से पहले तो आपके 50 हो जाएगा। तो 5 का तो 50 होगा। इस प्रकार से आपको इसका स्थानीय मान ज्ञात कर लेना है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना। जैसे 786.93 और 8, इसमें आपको इस 8 का स्थानीय मान बताना है। 8 का स्थानीय मान कितना है, बीच में पॉइंट लग रहा है, ये बीच में जो ये लास्ट में जो 8 है इसका स्थानीय मान आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है ये योगफल ज्ञात करने के लिए आपको ये 2/7 है और ऊपर है 5/7। तो नीचे अगर संख्या ये सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं। तो लघुत्तम आ जाएगा इसका 7 ही, और ऊपर हो जाएगा आपके 2 + 5। 2 और 5 कितने हो गए 7, और 7/7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा आपके 1 आ जाएगा। अगर इसको घटाना होता, ये उल्टा देखिए आपको घटाने के लिए पूछते हैं कि जैसे 5/7 और इसमें से आपको घटाना है 2/7 को, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 7 और 5 में से 2 को घटा लेते हैं। ये कब करेंगे, जब नीचे संख्या सेम होगी तब। बाकी आपको लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा। 5 में से 2 गए तो 3 और बटे में 7 आ जाएगा ऐसे। तो देखिए जोड़ करके बताना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। 3/4 प्लस 3/4 प्लस ये 5/4, इनकी जोड़ कमेंट करके बताना, देखिए कितनी आती हैं। अगला प्रश्न आपके दशमलव वाला है, इनकी गुणा करना है। दशमलव में आपको गुणा करना है 0.7 को 0.5 से। तो एक बार तो आप इस पॉइंट को भूल जाना, 7 को गुणा कर लेना 5 से। तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब आपके ये एक पॉइंट तो इसका और एक पॉइंट इसका, 2 पॉइंट लग रहे हैं, तो 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगाना है। इन दोनों अंकों को छोड़ के यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना है। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 0.35। 0.35 आपके ऑप्शन ब में दे रखा है। ऐसे अगर मान लो इसका एक ही पॉइंट होता है, यहाँ पे ये 7 को गुणा करना होता है 7 × 0.5, तो फिर इसका उत्तर 3.5 होता। जैसा आप जितने अंक हैं उतने अंक छोड़ के वापस पॉइंट आपको लगा देना है। जैसे आपसे गुणा करने के लिए कहें कि 1.2 को गुणा करना है 1.1 से, तो पहले इनको हम गुणा करेंगे। इसका जो गुणा करेंगे 11 को हम 12 से, 12 को 11 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके 132। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट इसका और एक पॉइंट इसका, 2 संख्या छोड़ के वापस पॉइंट लगाना है। तो हम पॉइंट लगाएंगे 2 संख्या छोड़ के, यानी कि यहाँ पे 1.32 इसके उत्तर हो जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे 1.3 और 1.4, इनका गुणा करके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, कितना उत्तर आएगा। अगला प्रश्न आपके 15वां, ये हिताक्ष के पास 50.50 रुपये हैं, जिसमें से वह 10.50 रुपये का खिलौना खरीद लेता है। शेष बचे हुए रुपये से 5 की दर से वह पेंसिल खरीदता है, तो वह कितनी पेंसिल खरीद पाएगा। उसके पास में 50 रुपये और 50 पैसे थे, 10 रुपये और 50 पैसे का उसने खिलौना खरीद लिया। उसके पास अब कितने बचे, आपको पहले तो घटाना पड़ेगा। 50.50 में से हमें घटाना पड़ेगा 10.50, तो कितने रुपये बचेंगे 0 और ये 40 रुपये बच जाएंगे। अब 40 रुपये की उसको पेंसिल खरीदने, एक पेंसिल के कितने रुपए 5 रुपये, तो 40 रुपये में कितनी पेंसिल आएगी, तो 40 में हम भाग दे देंगे 5 का, तो 5 का पाड़ा बोलेंगे 40, 8 बार में आते हैं, 5 8 40, उत्तर कितना हो जाएगा आपके 8 उत्तर हो जाएगा। 8 उत्तर आपके ऑप्शन द में दे रखा है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप जो अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आगे भी क्वेश्चन आप जो अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। अगला प्रश्न आपके ये
कि संख्या दे रखी है, इसमें रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? अंकों का योग करें, अंकों का योग करें और उसकी जोड़ में 9 का भाग चला जाए, तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि इसमें अंकों की जोड़ करनी है और इसमें ऐसा क्या अंक रखें कि उसकी जोड़ में वापस 9 का भाग चला जाए, तो अपना उत्तर है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी हम जोड़ करेंगे, 6 की, 7 की, 2 की और 9 की। 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे? 24। अब 24 में तो 9 का भाग नहीं जाता है, 9 के पहाड़े में आता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब यहाँ पे ऐसा क्या अंक रखें कि यहाँ पे जो 24 में जोड़ने पे वो 27 हो जाए, तो ये 24 इस 27 में से घटा लो तो बचेगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे अगर आप 3 रखेंगे तो फिर इसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसका उत्तर कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 90 का गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड का मतलब वो होता है कि ऐसी संख्या जिसका भाग 90 में नहीं जाता है। जो अगर 90 में भाग जाता है वो तो 90 का गुणनखंड होगा, जिसका भाग 90 में नहीं जाता है तो या जिसके पहाड़े में 90 नहीं आता है वो फिर इसका गुणनखंड नहीं होगा। 15 के पहाड़े में 90 आते हैं, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छक 90। 30 के पहाड़े में 3 बार में 90 आते हैं और 45 में डबल करेंगे 45 का तो भी इसमें 90 आएगा। लेकिन 20 के पहाड़े में आप बोलेंगे 20 का पहाड़ा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसमें आपके 90 नहीं आते, तो इसका उत्तर क्या होगा? 20 हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इसका इस संख्या में दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे आपसे मैं पूछूं कि क्या 6 18 का गुणनखंड है? तो हाँ, 6 का भाग 18 में जाता है, या 6 के पहाड़े में 18 आते हैं, इसका गुणनखंड है। मैं आपसे पूछूं कि क्या 6 ये 7 45 का गुणनखंड है? आप कमेंट करके बताना कि 7 45 का गुणनखंड है या नहीं है। अगला प्रश्न आपके ये 18वां, 20 और 45 का आपको लघुत्तम समापवर्तक ये एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इनके टुकड़े कर लेना है या फिर डायरेक्ट इसको एक ही साथ में गुणनखंड कर लेना है। लघुत्तम ज्ञात करना है तो इसको भाग विधि से करेंगे। 45 और 25 और 45 का सबसे पहले भाग देंगे इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे। 3 का देखो 25 में तो नहीं जाएगा, 25 के 25 ही आएंगे, 45 में जाएगा आपके 15 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 25 में नहीं जाएगा और 15 में जाएगा 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, अब 3 का नहीं जाएगा तो 5 का जाएगा 5 बार और 5 में 1 बार, फिर 5 का 1 बार जाएगा। इन सबको गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45 और 45 को हम 5 से गुणा कर लेंगे। 45 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 कितने हो जाएंगे? 22। उत्तर कितना होगा? 222 उत्तर हो जाएगा। इसमें 225 आपके ऑप्शन जो स है इसमें दे रखा है 225, तो यही इसका क्या होगा? यही इसका एलसीएम होगा। आपसे इसका एचसीएफ पूछे म सप, तो म सप भी आपको याद रखना है। म सप कैसे याद करते हैं? तो आपको इनके अलग अलग गुणनखंड करने, 25 के भी गुणनखंड करने और 45 के भी गुणनखंड करना, अबाजी गुणनखंड। 5 का भाग देंगे 5 बार और 5 का 1 बार। फिर हम भाग देंगे 45 में 3 का जो 15 बार जाएगा, 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा और 5 में 5 का 1 बार जाएगा। अब एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही आसान है। एचसीएफ मसप जो इन तीनों में कॉमन है वही अपना उत्तर है, सॉरी दोनों में जो कॉमन है वही अपना आंसर है। एक तो 5 इसमें और एक 5 इसमें, बस अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और कोई हो उसको गुणा में लिख लेंगे और गुणा करके देखेंगे तो वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें 3 और होता तो हम इस 3 को भी लिख लेते हैं, या एक और 5 होता तो उस 5 को भी हम इसके 5 के साथ में लिख लेते हैं, लेकिन बस एक का ही जोड़ा बन रहा है ये हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ ऐसे ज्ञात करते हैं। और एलसीएम ये जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, और जो बाकी बची हुई संख्या उसको भी गुणा करके लिख लेते हैं, वो अपना एचसीएफ होता है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि आयत में 3 सेमी का एक वर्ग काटा गया है और पहले आकृति और बाद की आकृति में परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो आपको एक तो इस पूरे आयत का आपको परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, और एक फिर इसके बाद में इसका जो एक 3 सेमी का वर्ग काट लिया जाता है। तो अब इसके पहले वाले आयत में और बाद के आयत में कितना अंतर है परिमाप में, वो आपको बताना है। तो पहले तो पूरे का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। इसका परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 8 है, चौड़ाई 6 है, तो 2 कोष्ठक 8 + 6, 8 और 6 14 हो जाएगा,
और 14 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके 28। तो पहले तो आपके 28 आ रहा है। अब इसमें से आपके ये वाला काट दिया जाता है, तो ये वाला काट दिया जाता है। अब आपके ये रह जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3 इधर से कट जाएगा और 3 इधर से कट जाएगा। तो अब आपके पूरा जो बचा हुआ भाग है इसका आपको, इस आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 6 है, ये 8 है, इसमें से ये इधर 3 कट गया और ये इधर भी 3 कट गया। तो बचा हुआ कितना होगा, 8 में से 3 गए तो ये 5 ये बचेगा, और 6 में से 3 गए तो 3 ये बचेगा। अब इस पूरे आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन सभी को जोड़ कर लेंगे, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28 हो जाएगा। 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि पहले भी 28 था और अभी भी कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो अंतर कितने का होगा, 0 सेंटीमीटर का उत्तर हो जाएगा। अंतर कितना होगा इसमें, 0 सेंटीमीटर का। नहीं समझ में आया हो तो आप जो वीडियो को वापस देखना, ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको वर्ग का परिमाप पूछे, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वो 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो वो 3 इंटू भुजा होता है। आपको एक तो आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र कमेंट करके बताना है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार फोटो फ्रेम की लंबाई 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल इसमें निकालना है आपको। लंबाई दे रखी है और ये चौड़ाई दे रखी है। इस लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को हम चौड़ाई से गुणा कर देंगे। लंबाई कितनी है 36, तो हम 36 को गुणा करेंगे 24 से और अपना आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 36 को 24 से गुणा कर देते हैं। 4 छंग 24 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14, 2 का 6 से करेंगे 2 छंग 12 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, इनको जोड़ करेंगे यहाँ पे तो अपना आंसर आ जाएगा। 4 के 4, 4 और 2 6, 7 और 1 8, तो 864 अपने उत्तर होंगे। 864 देखो 120, 864 240, 1728, अपना उत्तर क्या होगा, 864 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये उत्तर निकाल लेना है। क्षेत्रफल जब भी पूछा आयत का तो लंबाई इंटू चौड़ाई करके उत्तर मिल जाएंगे। एक और प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ क्षेत्रफल वाला, कि आपकी जो गणित की किताब है इसकी लंबाई मान लो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। ठीक है, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 30 मीटर है और आयत की लंबाई 45 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें ये दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग की भुजा दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्षेत्रफल में से जो हम ज्ञात कर सकते हैं वो ज्ञात करेंगे। वर्ग की भुजा 30 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो भुजा का स्क्वायर करो या भुजा इंटू भुजा करो, यहाँ पे 30 का स्क्वायर करेंगे। 30 का वर्ग कितना होता है, 900 हो जाएगा। अब ये दे रखा है सवाल में कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 900 होगा, क्योंकि ये सवाल में दे रखा है। तो आयत की लंबाई तो दे रखी है और इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी। तो फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, और इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 900 ये इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होगा। लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान 45 है और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो बराबर में 900। तो चौड़ाई का मान ज्ञात करना है तो हम इस 45 का 900 में भाग दे देंगे। तो 900 बटे 45, 45 के पार से 90 दो बार कटेंगे तो 20 उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा आपके 20 मीटर। तो 45 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 15 मीटर। फाइनल उत्तर इसका क्या लिखेंगे, 20 मीटर लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत ही शानदार इसमें बेनिफिट होगा, आपका जो 7 तारीख का पेपर होगा उसमें। 22वां प्रश्न है, नरेश ने बाजार में से 15,050 रुपये में कंप्यूटर खरीदा। दुकान वाले ने 500 रुपये के 28 नोट दिए और 200 रुपये के 6 नोट दिए। बताइए दुकान वाले को उसे कितने रुपए लौटाने चाहिए। हिसाब करना है आपको ये कि 15,050 रुपये में तो कंप्यूटर खरीदा और दुकान वाले को उसने 500 रुपये के कितने नोट दिए, 28। तो हम 500 को गुणा करेंगे 28 से,
तो ये हो जाएगा आपके 0, 2 0 तो वैसे लग जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 8 से, 5 8 40, हासिल के 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो 14,000 तो आपके 500 500 के नोट हो गए, और 6 नोट आपके 200 200 के, तो वो कितने रुपए हो जाएंगे? 200 के 6 नोट है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 6 दूनी 12, यानी कि 1200 रुपये ये हो जाएंगे। टोटल आपने कितने रुपए दे दिए उसको? 2 0 2, तो 15,200 रुपये आपने दुकानदार को दिए। कंप्यूटर कितने में ख़रीदा आपने? 15,050 रुपये में। तो 15,200 में से हम क्या करेंगे? ये 15,050 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा? 0। 10 में से 5 गए तो 5, और 2 में से ये यहाँ 1 बचेगा, ये 0 0, तो 150 रुपये वो दुकानदार आपको वापस देगा। तो 1500, 1050, 200 या 150, इसका जो करेक्ट आंसर हो आपकी कितना होगा? 150 रुपये। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे भी आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके मॉडल पेपर मैंने सोल्व करवा रखे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐप को डाउनलोड कर लेना। 8वीं का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, आपको इसी प्रकार से सारे सवाल समझा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल की मूल्य दे रखा है आपको 3525 रुपये, और ऐसी 45 साइकिलों का मूल्य ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है आपको, एक का दे के ज़्यादा का पूछे तो गुणा करना है। तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 3525, इसको 45 से गुणा करना है। गुणा करेंगे यहाँ पे, इसको वापस यहाँ लिखते हैं 3525, 45 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 5 का पारा बोलेंगे 5 बार। 5 पंजे 25, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 पंजे 25 और 1 26, हासिल के 2, 5 तिया 15 और 2 17 हो जाएगा। 4 का 5 बार, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1 21, हासिल के 2, 4 तिया 12 और 13 14। इनका गुणा करेंगे और जोड़ कर लेंगे। 5 के 5, 2 के 2, 6 का 6, 7 और 1 8, और 4 और 1 5 और 1। इसका उत्तर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,58,625, 1,58,625 इसके उत्तर है। 3 है, 1 90, 1,58,625 ये अपने आंसर है, ऑप्शन 6 में दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आपको गुणा करके निकाल लेना है। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक टेबल का कीमत दे रखा है आपको, एक टेबल का कीमत दे रखा है आपको 425 रुपये। कितने हैं? 425। और ऐसे आपको 5 टेबलें बनानी। कितनी टेबल बनानी है? 5 टेबल। तो कितना खर्चा आएगा? कमेंट करके बता देना। देखिए अगला प्रश्न है 24वां क्वेश्चन, एक किसान 646 संतरे के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है तो वह बताइए कि कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बचेंगे। यह आपकी जो वर्ग वाली प्रश्नावली उसका सवाल है। वर्ग, तो आपको 24 का वर्ग कर लेना है, 24 को 24 से गुणा कर लेना, तो टोटल पेड़ आ जाएंगे। 24 को 24 से गुणा करेगा तो उत्तर आएगा आपके 576, और 576 इसके टोटल आएंगे। ठीक है, 576। देखो अगर वो ऐसा पूछता कि जितने पेड़ है उतनी ही पंक्तियाँ हैं, तब आपको ये वर्क करना है, आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। वापस इसको करते हैं, 646 हमारे पास में पेड़ हैं और एक पंक्ति में 24 पेड़ लगाए, तो इसमें हम 24 का भाग देंगे। तो 24 का गुणा करेंगे डबल, 24 दूनी 48, कितने बचेंगे? 14 में से 8 गए तो 6, और ये बचेगा 1, 16, ऊपर से उतरेंगे 6। तो 24 को गुणा करेंगे 6 से, 6 चौक 24, असल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14, इसमें आपके 6 बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 144। कितने बचेंगे? 6 में से 4 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, तो 26 तो आपके पंक्तियाँ लगेगी और 22 पेड़ आपके शेष बचेंगे। 26 पंक्तियाँ 22 शेष बचेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में आपके दे रखा है। अगर वो ऐसा पूछता कि जितने पेड़ हैं, एक पेड़ में जितनी पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतने ही उसके पेड़ आने चाहिए, तो कितनी पंक्तियाँ और कितने पेड़ होंगे, तब उसमें आपको वर्ग वाला करना है। तब फिर इसमें आपको 576 इसमें से 646 में से घटाने हैं। अगला प्रश्न आपके ये 25वां प्रश्न है कि एक तरबूज का वजन 4 किलो और 250 ग्राम है, तो इसको ग्राम इकाई में कैसे लिखा जाएगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। अगर इसको 4 किलो में बदलना है तो 4 किलो को हम 1000 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 4000 ग्राम, और ये 250 ग्राम पहले से ही दे रखा है, तो 4000 में 250 ग्राम और जोड़ेंगे, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 4250 ग्राम। तो 4250 ग्राम आपके दे रखा है ऑप्शन ब में, यही इसका जो सही उत्तर हो जाएगा।
तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, और अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो फिर इसमें हम 1000 का भाग देते हैं। ध्यान रखना ये। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको, और जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि मान लो आपका जो वज़न है वो आपका वज़न 30 किलो और 30 किलो और 500 ग्राम है, तो इसका ग्राम में वज़न कितना होगा, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है हल करना है। इसमें हल करना है कि 15 घंटे 45 मिनट, इसमें से घटाना है 8 घंटे और 42 मिनट को। तो हम यहाँ लिखेंगे घंटे और यहाँ लिखेंगे मिनट। घंटे कितने हैं, 15 घंटे, और मिनट कितने हैं, 15। 8 घंटे और 42 मिनट। देखो अब इसमें याद रखना है कि हम 15 में से हम 42 को नहीं घटा सकते, हम उधार लेना पड़ेगा। उधार लेंगे इधर से 1, तो ध्यान रखना इधर से 1 अगर उधार ले रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटा उधार ले रहे हैं। 1 घंटा इधर से उधार लेंगे तो इधर मिनट कितना हो जाएगा, 1 घंटा और 15 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 15 इसमें और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 60 और 15 75 हो जाएगा। फिर 75 में से हम इस 42 को घटा लेंगे, यहाँ पे घंटे फिर कितने रह जाएंगे, 14 रह जाएंगे। बात हो गई हुई है, इधर उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 में से 2 गए, 15 में से 2 5 में से 2 गए तो 3, और 4 में से इधर उधार लेंगे ये, तो ये 11 में से 4 जाएगा तो कितने बचेगा, 7 बचेगा। फिर आपके नेक्स्ट है ये कि इसमें से उधार लेंगे ये, तो ये आ जाएगा इधर 14, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे। अब 6 घंटे और कितना है ये, 73 मिनट। इसको हम वापस करते हैं, ये 1 इधर उधार लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 15 पहले से है और 60 ये और हो जाएगा, तो 60 और 15 को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो अब आपको ये जो 75 में से इसको घटाना है, तो 5 में से 2 गए तो 3, और 7 में से 4 गए तो 3, और ये इधर बचेगा 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 6। तो उत्तर हो जाएगा इसका 6 घंटे और 33 मिनट आपके ऑप्शन द में दे रखा है। इधर से उधार लिया तो ये 1 घंटा देंगे तो 15 और 60 75 मिनट हो जाएंगे। फिर 75 में से हम 42 को घटा लेंगे। अगला प्रश्न है फिर आपके कि दी गई घड़ी में समय दे रखा आपको, उससे 1.5 घंटे बाद क्या समय होगा वो आपको बताना है। 1 घंटे और 30 मिनट बाद क्या समय होगा वो आपको बताना है। तो देखो 1 घंटे और 30 मिनट का मतलब ये हुआ कि अभी 7:15 बज रहे हैं, इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 7:15। तो 1 घंटे बाद में 8:15 बजेंगे, 8:15 बजेंगे तो फिर आधे घंटे बाद में वापस 8:45 बजेंगे, यानी कि 8:45 उत्तर होगा। 8:45 आपके ऑप्शन ब में दे रखा है। वैसे इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अभी समय हो रहा है 7:15 और हमें ज्ञात करना है 1.5 घंटे बाद में, तो जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 5, 4, 7 और 1 8, तो 8:45 इसका उत्तर होगा। अच्छा ये आपको कौन भी पूछ सकता है कि मान लो किसी घड़ी में अभी 12:15 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 12:15, तो बताओ उस घंटे की और मिनट की सुई के बीच में कितने का कोण बनेगा। ठीक है, तो ऐसे जब एल बनता है तो एल को हम कहते हैं 90 डिग्री का कोण, तो इसमें समकोण बनता है, याद रखना। और मान लो उसमें समय हो रहा है आपके 6 बजे, समय कितना हो रहा है, 6 बजे, तो 6 बजे में आपकी मिनट और घड़ी की सुई के बीच में घंटे की सुई के बीच में कितने का कोण बनेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। 6 बजे आपके घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने का कोण बनेगा वो कमेंट करके बताना है। 28वें प्रश्न में आपको ये संख्याओं का पैटर्न दे रखा है, इसका अगला पद आपको बताना है। तो ये 256 है, 512, 256, 128, इनके ये आधे दे रखे हैं, तो इस 128 का भी आधा हो जाएगा, ये 64 इसका उत्तर होगा। आपके ब ऑप्शन में दे रखा है इसका उत्तर 64। नेक्स्ट है दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस कक्षा की उपस्थिति का दंड आलेख गलत है वो आपको बताना है। तो देखो इसमें 6, 7, 8 और 9 कक्षाओं के, ये 4 कक्षाओं की उपस्थिति दे रखी है, जिसमें आपके कक्षा 6 में 15 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो 15 तो आपके 6 में ये 15 यहाँ आना चाहिए, 20 और 10 के बीच में ये इतना सा बड़ा होना चाहिए, तो ये आपके गलत है, कक्षा 6 की ही उत्तर हो जाएगा कक्षा 6। 7 में 15 सही दे रखा है, ये 7 में 15, 8 में 20 सही दे रखा है और 9 में 25 सही दे रखा है, तो कक्षा 6 का उपस्थिति इसमें गलत दे रखी है। इधर 15 इधर ही 10 ही बता रखी है, तो 10 ही है इसमें, तो ये यहाँ होना चाहिए।
अगला प्रश्न आपके सामने है ये 30वां। एक चार्ट बना रखा है आपकी ये, और इसमें ये बताना है कि विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी जिस साधन का उपयोग करते हैं उनको आंकड़े इस चार्ट में प्रदर्शित किए गए हैं। चार्ट के अनुसार किन्हीं दो साधनों का अंतर 19 से 19 अंतर आपको बताना है कि किसका है। तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। बस और साइकिल का कितना है? साइकिल की है 32 और बस का कितना है? 10 है। तो इनका अंतर कितना है आपके? 22 है। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा बस और ऑटो, बस में कितने? 10 और ऑटो में कितने? 8। इसका अंतर कितना है? 2। तो ये भी नहीं होगा। रिक्शा और ऑटो, रिक्शा में कितना है? 27 और ऑटो में कितने हैं? 8। अब 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 19। अपना उत्तर 19 इसमें आ रहा है, अंतर इसमें 19 आ रहा है, तो रिक्शा और ऑटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको इनके उत्तर निकालने हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ये जो पेपर है वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले 7 तारीख के पेपर के लिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और इसकी PDF मैं आपको ऐप पे डाल दूंगा, तो आप ऐप से इसको ज़रूर से डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके बाकी विषय का पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी PDF आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सअप नंबर है अपने 7568 35 00 69। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे निश्चित रूप से आपने उनका उत्तर दिया होगा, और आपके जो 6 और 7 तारीख का पेपर है उसको आप अच्छे से करेंगे। इसके लिए आपको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज़। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, बस इतना सा काम आप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।